हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ इंडेक्स नंबर। ये जो चैप्टर है वो हम लोग कर रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 आज के लेक्चर में ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड एज इंडेक्स नंबर। आज जो करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 5.3 विच इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। इट इज अगेन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। तो फटाफट शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है और फिर उसके दो फॉर्मूलाज हैं उन पे बेस्ड सम करेंगे। तो शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का अगर आप डेफिनेशन देखें, ये एक्सप्लेनेशन देखें तो ये है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का एक और नाम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये एक इंडेक्स नंबर है जो बताता है कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर डे टू डे लाइफ फॉर अ स्पेसिफिक कंज्यूमर क्लास। ये याद रखना है। कंज्यूमर क्लास जो है वो अलग अलग तरह का है। फॉर एग्जाम्पल, एक रूरल कंज्यूमर क्लास है, एक अर्बन कंज्यूमर क्लास है। तो दोनों के जो गुड्स ऑफ बाइंग या जो उनका कंजम्पशन होगा गुड्स और सर्विसेज का, वो बिल्कुल अलग होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए एक जनरल इंडेक्स नंबर से काम बनने वाला नहीं है। एक जनरल इंडेक्स नंबर कैन नॉट आइडेंटिफाई क्यूमुलेटिवली। तो इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक कंज्यूमर क्लास के लिए अलग अलग इंडेक्स नंबर निकालने का तरीका चाहिए। एंड देयरफॉर वी लर्न कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। समझ में आ गया? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। वो ये बताता है कि आप कितना बाइंग और सेलिंग कर रहे हो। ठीक है, और एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स के लिए ये बनाया जाता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी या जनरलाइज आप नहीं कर सकते इसको। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रूरल पॉपुलेशन का कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलग होगा, अर्बन पॉपुलेशन का कंजम्पशन अलग होगा। ठीक है, अगर आप और बड़े क्लास की बात करें, उनका कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलग होगा। सो यू कैन नॉट जनरलाइज इट। तो इसीलिए आपको हर एक कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर के लिए अलग अलग लिविंग इंडेक्स निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कम्स। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए देयर आर मेथड। सबसे पहला मेथड है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड को अगर आप ध्यान से देखो, CLI इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसका ये फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। ओके, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। तो आपको पता है P0 Q0 मतलब बेस ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी, P1 करंट ईयर प्राइस है। तो आपको क्वेश्चन देख के पहचानना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ये एक फॉर्मूला और एक और भी फॉर्मूला है, वो अगले स्लाइड में आने वाला है। तो पहले इस फॉर्मूला का सम करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर प्रॉब्लम 1 to 3। मैं एक ही सम करवा रहा हूँ, आप बाकी के दो खुद से करोगे। आपके पास ग्रुप दिया है तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर जगह होगा। ठीक है, ये है हमारा ग्रुप। ग्रुप में क्या क्या आ जाएगा? फूड आ जाएगा, क्लोथिंग आ जाएगा, फ्यूल एंड लाइटनिंग। तो फ्यूल एंड मैं लिख देता हूँ लाइटनिंग। फिर हाउस रेंट है। ठीक है, और लास्ट में मिसलिनियस। राइट, तो ये सब के लिए बेस ईयर में अगर आप देखो, बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी दोनों अपने पास दिया है। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 120, 150, 130, 160 और 200। राइट, वैसे यहाँ पर होगा 15, 20, 30, 10 और 12। और करंट ईयर का सिर्फ अपने पास क्या है? करंट ईयर का अपने पास सिर्फ प्राइस है। तो ये P1 हो गया। ठीक है, विच इज 170, 190, 220, 180 एंड 200। अब आप फॉर्मूला में देखो आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए P0 Q0 और आपको चाहिए P1 Q0। तो आपको इनके प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे। P0 Q0 मतलब इन दोनों का टोटल। समझ में आ गया? सो 15 इंटू 12 अगर आप करते हो तो ये आपको देता है 180। राइट, आप P0 Q0 निकाल रहे हो। 150 ये आपको देगा 330 और 2 जीरो डालोगे तो 3000 बन जाएगा। सही है? सही है, इधर एक जीरो और आना चाहिए बराबर। अब ये इन दोनों का प्रोडक्ट 13 3 39, सो 3900।
फिर आप 16 ये 1600, ठीक है, और यहाँ पे 212 2400। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। फिर P1 एंड Q0 मतलब इन दोनों का टोटल करना पड़ेगा। तो 17 इंटू 15 ये करना पड़ेगा आपको। 7 5 35, इधर 8 आ जाएगा, इधर 17 आएगा, तो ये हो जाएगा 2550। फिर 19 2 3800, फिर ये 22 ये 6600, इसको अगर आप करो तो 1800, और लास्ट में ये 2400 मिलेगा। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, इनके टोटल्स निकालने हैं और सिंपली फॉर्मूला में डालना है, ठीक है। तो टोटल्स निकालने का काम थोड़ा मेहनत का है, बट एनीवे करना ही पड़ेगा, वी हैव नो चॉइस। तो अपने को इन सबको ऐड करना पड़ेगा, राइट। फटाफट ऐड करते हैं। 18 + 30 विल गिव यू 48, 48 + 39, ठीक है। तो ये 8 8 16, ये 17 हो जाएगा 87, 87 + 16 13 9 10 103, 103 + 24, राइट। तो ये 127। तो ये आपको समेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, समेशन P0 Q0 इज इक्वल टू 12700। ये आपको इसका टोटल मिल गया। सही कर रहा हूँ मैं, ये सही कर रहा हूँ। 12700 होपफुली सही है, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट इनका टोटल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना है 2550 और ये 3800, तो ये मिलेगा 513, ये 6350। फिर इसको 6600 आप जोड़ दो, तो ये 0591290। इसमें 1800 जोड़ दो, तो ये 05 16 17, ये 41470 750 14750 में आप 2400 जोड़ दो, ठीक है। आई होप आई एम गोइंग करेक्ट। 7 4 इज 11, राइट। तो ये 4 5 6, ये 16150। तो आपको समेशन ऑफ P1 Q0 मिलेगा 16150। तो ये टोटल्स आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया वो समझ में आ गया होगा आपको, ऑलराइट। हमने क्या किया समझ में आ गया होगा आपको। हमने सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला में जो जो एलिमेंट्स चाहिए उनका प्रोडक्ट निकाल के टोटल किया। वंस यू गेट द टोटल आपको इस फार्मूला में डालना है, तो मैं यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। न्यूमरेटर में आएगा 16150, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आएगा 12700 इंटू 100। तो ये 2 0 तो इधर ही उड़ा लो। अब आपको सिंपली ऐसे डिवाइड करना है, 16150 डिवाइड बाय 127। अब आप जो भी डिवाइड करके आंसर निकाल लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आ गया सबको समझ में? ये पक्का? किसी को प्रॉब्लम? ठीक है, नो प्रॉब्लम। डिवाइड करके बता दो मुझे कितना आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ। 16150 डिवाइड बाय 127, तो आपको मिलेगा ये 127.13। तो ये मिलेगा 127.13 एज योर फाइनल आंसर। इज एवरीबडी क्लियर? मैंने सिर्फ इसके अंदर सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया आफ्टर फाइंडिंग द टोटल। देखो आप न्यूमरेटर में आपको P1 Q0 चाहिए उसका टोटल, डिनोमिनेटर में P0 Q0 चाहिए, P0 Q0 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, और P1 Q0 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। बस वही टोटल्स आपको निकालने हैं, उनके टोटल्स आप निकाल लो। यहाँ पे टोटल्स ऑलरेडी है और फिर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो तो आंसर बन जाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ये टेबल समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से? वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है, पर यहाँ पर है फैमिली बजट मेथड। अब आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि नहीं दिया होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप डेटा देख के पहचानो कि ये कौन सा मेथड यहाँ पे लगेगा। इसमें दिया है I और W, तो I और W रिलेटेड यही फॉर्मूला है, दिख रहा है, और यही फॉर्मूला का नाम है फैमिली बजट मेथड। ऑलराइट, तो क्वेश्चन देख के आपको सिलेक्ट करना है फॉर्मूला। पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखो इसमें I और W नहीं दिया था, इंस्टेड इसमें क्या दिया था, P0 Q0 और P1। तो P0 Q0 P1 से रिलेटेड ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, इसके लिए पूरा टेबल क्रिएट किया।
इस क्वेश्चन में I और W है तो IW वाला सम सॉल्व या IW वाला फॉर्मूला करना पड़ेगा। आ रहा है सबको समझ में? परफेक्ट। तो यहाँ पे एक टेबल अपने को क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें हमको चाहिए 3 कॉलम्स। तो ये टेबल यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है तो मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, 3 कॉलम वाला टेबल बनाते हैं। ओके, अब इसमें ये पहला कॉलम होगा, ये ग्रुप बताएगा, ये दूसरा कॉलम होगा और ये तीसरा कॉलम होगा। बस इधर ये बना लेते हैं। अब सीधा फिल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप डाल देते हैं। ग्रुप में क्या क्या है? फूड है, क्लोथिंग है, ठीक है, फ्यूल एंड लाइटनिंग है, फिर क्या है? हाउस रेंट दिख रहा है, एंड देन यू हैव मिसलेनियस। ओके, ऑल्सो वी हैव आई एंड डब्ल्यू, और इस फॉर्मूला के लिए चाहिए आई डब्ल्यू, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो आई में है 70, 90, 100, 60 और 80। इधर वैल्यू है 5, 3, 2, 4, 6। करेक्ट। इनका प्रोडक्ट करो, 7 5 जा 35, तो ये 350 हो गया। 9 3 जा 27, ये 270 हो गया, ये 200 हो गया। 6 4 जा 24, ये 240 हो गया, और ये 8 6 जा 48, ये टोटल हो गया। अब आपको इसका टोटल चाहिए और आपको W का टोटल चाहिए, बस। तो इसका टोटल तो आप यहीं पे मार लो, ये 10, ये 20, राइट। इसका टोटल मारते हैं, ये 0, ये 7 5 12 8 4 12, सो 24 हो जाएगा। अब आप 1 2 3 4 3 8 10, ठीक है, नहीं ये 6 हो गया ना, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 होता है 15। तो ये टोटल्स आ गए। अब आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का फॉर्मूला लिखो, विच इज समेशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो समेशन ऑफ आई डब्ल्यू है 1540 अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू है 20। यहाँ पे है ना, आपको इंटू 100 नहीं करना है। आप देखो फॉर्मूला में इंटू 100 नहीं है, तो ये कट हो गया, इधर से कैंसिल करोगे तो आपको 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया 77। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। बहुत ही आसान सम है। क्वेश्चन देखो और फॉर्मूला सिलेक्ट करो, बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में x ढूंढना है। आप देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और हमारे पास टेबल के लिए डेटा रेडी है। तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ ग्रुप, राइट। ग्रुप में वही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, यही हमारी नीड्स होती हैं, फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटनिंग, राइट। इसके अलावा हाउस रेंट हम भरते हैं यदि आप रेंट पे रहते हैं तो, और ये होता है मिसलेनियस, करेक्ट। इधर हमारे पास क्या है? यहाँ पे है आई डब्ल्यू, और एक और कॉलम बनना चाहिए था जो यहाँ पे नहीं क्रिएट हुआ, बट आई डब्ल्यू। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। कर लें क्या टेबल क्रिएट? अरे यार एक सेकेंड, हाँ 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 हाँ, ठीक है, ये टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लिया, राइट। थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, बस हो गया, सही है। बस चलो सम पे ध्यान देते हैं। तो अब हमारे पास आई के वैल्यूज़ क्या क्या है? 180, 120, 300, 100, 160, करेक्ट। और वेट्स दिए हैं 4, 5, 6, x और 3। इधर एक चीज़ अगर ध्यान से देखो तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑलरेडी गिवन एज 150, गिवन है ये, राइट। तो पहले इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। i इंटू डब्ल्यू, 18 4 जा कितना होगा बताओ? ये 0 डाला, 8 4 जा 32 और ये 720। इधर 125 जा 600, यहाँ पे 6 3 जा 18, 1800, ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 480, करेक्ट। आपको इसका टोटल चाहिए, इसका W का। अगर आप फॉर्मूला में देखो तो W का टोटल कितना हो जाएगा? ये होगा 18 + x, ठीक है। इसके टोटल के लिए आपको करना पड़ेगा, इन दोनों को अगर ऐड करो तो कितना होता है? आप देखो, ये 10 होता है, 1200 हो जाएगा। 1200 + 1800, 1200 + 1800 3000, 3000 + 600 3600, सो 3600 + 100x,
ठीक है, एक चीज़ याद रखो, आप इसको ऐड नहीं कर पाओगे तो इसको ऐसे ही प्लस करके 100x लिख देना। ओके, अब हम फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला है CLI इज इक्वल टू समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W। CLI की जगह आई थिंक वी हैव द वैल्यू, कितना दिया हुआ है 150, तो 150 डालते हैं। ये जो वैल्यू है ये है 3600 प्लस 100x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 18 प्लस x। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो 150 टाइम्स 18 प्लस x इज इक्वल टू 3600 प्लस 100x। अभी अंदर मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 15 कितना होता है, 8 5 ज़ा 40, ये 90, ये 18, तो ये 70 270, सो यू गेट 2700 प्लस 150x इज इक्वल टू 3600 प्लस 100x। समझ आ रहा है? सो 150x माइनस 100x इज इक्वल टू 3600 माइनस 2700, ये आपको देगा 50x, और ये आप माइनस करने पर कितना बनेगा, आप बताओ मुझे, 900 बनेगा, आई थिंक सो। ऑलराइट, तो x इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 50, ये कैंसिल हो गया, इधर आप काट दो, कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 4 बचेगा, 5 8 ज़ा, तो x का वैल्यू मिल गया 18 एज योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। सबको समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना भाई, इजी सम था, कुछ करना ही नहीं था, मिसिंग वैल्यू ढूंढना था, तो x को ऐसे ही रखा, ये मल्टीप्लाई करने पे मिला 100x, और ऐड करने पे ये प्लस 100x, इधर ये प्लस x वैसे ही है, राइट? इसको उठा के हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया, ये देखो, फिर ये पार्ट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू ढूंढ लिया। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर लेना। आगे बढ़ते हैं ऑन टू दिस लास्ट क्वेश्चन विच इज कैलकुलेटिंग रियल इनकम। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सम है, तो ध्यान देने वाली बात है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1995 एंड 1999 इज 140 एंड 200। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द ईयर 1995 140 दिया है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द ईयर 1999 दिया है 200। ऑलराइट, अ पर्सन अर्न्स दिस मच ओके पर ईयर इन द ईयर 1995। तो इनकम हमारे पास है, इनकम इन द ईयर 1995 कितना दिया हुआ है उसका? उसका दिया है 11,200, ये उसका इनकम है। समझ में आ रहा है? आपको पता करना है कि उसका इनकम in 1999 is how much, but there is a condition। कंडीशन ये है, क्या है कंडीशन? आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन तो मिलेगा। कंडीशन है मेंटेन है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन द ईयर 1995। उसको सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है। तो आप क्या करो पता है, आप रियल इनकम निकालो, ठीक है, रियल इनकम निकालो इन द ईयर 1995, और उस रियल इनकम को अगले 1999 के लिए यूज़ कर लो। बोलने का मतलब है कि हम निकालेंगे रियल इनकम, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है रियल इनकम का? रियल इनकम इज इक्वल टू, रियल इनकम इज इक्वल टू इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। दिस इज फॉर ईयर, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग? 1995 की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ इनकम कितना था 1995 में? 11,200। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना था 1995 में? 140 इंटू 100, करेक्ट। तो आपने एक एक जीरो यहाँ से काट दिया, 2 7 ज़ा कर दिया, ये भी 7 में 2 में जाएगा क्या? 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 6 ज़ा, और ये 0 0 0 0 दोनों आएगा ना बराबर। तो आपके पास है 5,600, और ये एक ज़ीरो इधर का भी डाल देते हैं, डिवाइड बाई 7, तो ये आपको मिलेगा 8,000। 7 7 8 56, तो ये आपको 8,000 मिला। ये आपका मिला रियल इनकम। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, आपको फॉर ईयर 1999 निकालना है, ठीक है। पर याद रखना मेंटेनिंग द सेम स्टैंडर्ड, मेंटेनिंग द सेम स्टैंडर्ड कब होगा? जब रियल इनकम सेम रहेगा। ओके, मेंटेनिंग
सेम स्टैंडर्ड। ओके, तो ये कब होता है? जब रियल इनकम यही यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? रियल इनकम का फॉर्मूला लिखेंगे। रियल इनकम का फॉर्मूला क्या है? इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। अब ये जो रियल इनकम है ना, वो यही यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है। तो 8000 लिखा, इनकम अपने को पता नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तो दिया गया है 200, वो डाल देते हैं यहाँ पर इन 200। तो ये 2 0 काट दिया, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिल गया इनकम इज इक्वल्स टू 8000 इंटू 2 विच इज इक्वल टू ₹16,000। आपको समझ में आया ये? तो स्टोरी ये बोल रही है कि अगर 1995 में आप 11,200 कमा रहे हो और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे हो, तो 1999 में आपको कमाना पड़ेगा 16,000 रुपीज़ इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आर यू क्लियर? तो प्रोसीजर क्या है कि आप पहले 1995 का रियल इनकम निकाल लो। रियल इनकम है 8,000, और क्योंकि मेंटेन सेम करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम यही 8,000 अगले ईयर 1999 के लिए भी यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करके इनकम निकालेंगे, एंड दैट्स हाउ वी गेट द इनकम मेंटेनिंग द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। पक्का समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा एक ही क्वेश्चन है रियल इनकम रिलेटेड, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू से थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी फॉर दिस एंटायर चैप्टर। ठीक है, लेक्चर 1, 2, 3 और मेरे ख्याल से ये लेक्चर 4 था, राइट? तो चारों लेक्चर में आप मेरे साथ बने रहे, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी चैप्टर्स हम करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, आपको फ़ायदा होगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो, आप अपने क्लासमेट्स को बताते हो, ताकि लास्ट मिनट अगर आपको कोई भी चैप्टर सीखना है तो आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस चैनल पे आइए, ठीक है, प्ले कीजिए और आप सीख लीजिए। ऑल राइट, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज लेक्चर्स। पूरा लेक्चर देखिए, लेक्चर 1, 2, 3, 4। अगर स्पीड मेरा स्लो लग रहा है तो आप इसको 2x की स्पीड पे देखिए, पर पूरा का पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, और साथ में सॉल्व भी करते रहिए। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच and see you in the next chapter. Till then, bye bye and Jai Hind.